गुड मॉर्निंग दोस्त। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और देखे होंगे क्या आप लाइट जो चालू किए हैं, 2 क्लास तो हो गया है और आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और पिछले जो क्लास में बताए थे आज वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताए थे इसमें देखिएगा, पिछले क्लास में बताए थे समतल दर्पण का गुणधर्म बताए थे और उसमें हम बताए थे समतल दर्पण को यदि थीटा डिग्री के कोण पर रखते हैं और उसके बीच में यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है तो इमेज की संख्या निकालते हैं। और ऐसा ही बताए थे, आज उस पर 2 न्यूमेरिकल बताते हैं। आप लोग देखिएगा और दिल थाम करके बैठिएगा। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और देखिए अब चलते इसमें क्या है कि यदि 2 समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, यही ज्ञात करना है। और हम बताए थे क्या उसमें कि यदि 2 समतल दर्पण है और समतल दर्पण देखिए तो इस प्रकार है। ये समतल दर्पण मान लेते हैं, ये 2 समतल दर्पण है। तो देखिएगा तो देखिए ये समतल दर्पण है और एक समतल दर्पण इधर से ले लेते हैं। अब 2 समतल दर्पण को हम क्या किए, 45 डिग्री के कोण पर हम रखे हैं। अब इसी के बीच में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम मान लिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको ए बी मान लिए और ए भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज की संख्या ज्ञात करना है। और हम बताए थे क्या कि इमेज की संख्या ज्ञात करना हो तो यदि 360 बाई थीटा यदि सम संख्या होता है, यदि 360 बाई थीटा यदि सम संख्या होता है तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे, इसमें एक घटा लेना है। एक क्या करना है, इसमें घटा लेना है। जैसे मान लिया जाए यदि 360 बाई थीटा जो है इसमें क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, घटा लेंगे। यदि मान लिया जाए 360 बाई थीटा जो है एक विषम संख्या आ जाता है, 360 बाई थीटा एक विषम संख्या आ जाता है तो हम क्या करते हैं इसमें कि यदि प्रतिबिंब की संख्या निकालना होता है तो 360 बाई थीटा ही रह जाता है। यदि विषम संख्या आ जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या वही रह जाता है। जैसे हम देखते हैं इसमें क्या, थीटा का जो वैल्यू है इसमें 45 डिग्री दिया है। थीटा का जो वैल्यू है इसमें 45 डिग्री दिया है और प्रतिबिंब की जो संख्या निकालना है, प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई थीटा और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। यदि हम इसमें भाग देंगे तो लगभग जो हमारा 8 आ जाएगा। और 8 एक सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या रहने पर क्या बताए थे, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 8 में 1 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसमें एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें इसी प्रकार से, जैसे अभी इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। एक प्रश्न और देते हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए थीटा का मान दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है। अब खोजा क्या, इमेज की संख्या, नंबर ऑफ इमेज की संख्या क्या होगा। आप लोग पहले प्रयास कीजिएगा इसको बनाने के लिए, उसके बाद देखिए यदि बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ा देर बताते हैं इसमें। देखिए पहले प्रयास कर लीजिएगा। इसमें जैसे क्या बताए थे, थीटा का वैल्यू दे ही दिया है, इमेज की संख्या निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 360 बाई क्या होता है थीटा और थीटा का वैल्यू कितना होता है, 30। अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 0 से 1 0 कट गया। अब इसे इसमें भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 क्या आ गया, एक 12 आ गया। 12 आया तो 12 क्या है, ये सम संख्या है। और 12 जब सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या में क्या करेंगे, हम
निकालने के लिए 12 में 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एक और देते हैं, थीटा का वैल्यू दे देते हैं क्या, मान लिया जाए इसमें क्या दे दे 12, देखिएगा इसमें 60 देते हैं। अब 60 दे दिए तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, इमेज की संख्या क्या हो जाएगा, इमेज की संख्या क्या हो जाएगा, तो 360 बाई क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6 छक 36, ये भी क्या आ गया, एक सम संख्या आ गया। तो सम संख्या आने पर क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। मान लिया जाए 2 समतल दर्पण है और 2 समतल दर्पण को पैरेलल रखा जाता है, समानांतर रखा जाता है। तो जब समानांतर रखेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 आ गया। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसमें इमेज निकालना होगा, तो इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज बराबर क्या होता है, तो 360 बाई के थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, 0। थीटा का वैल्यू कितना है, 0। अब यहां से क्या करना है कि अधिक कोई भी 360 बाई थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है। अधिक कोई भी डिजिट नोमिनेटर में रहता है, अधिक डिनोमिनेटर में यदि 0 रहता है, तो किसी भी संख्या में यदि 0 से यदि हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, या फिर इसको बोलते हैं क्या, अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनंत भी बोलते हैं, या अनंत भी आ जाता है। आगे क्या देखिए, देखेंगे इसमें आगे देखिएगा विचलन कोण, ये भी समतल दर्पण का गुणधर्म समझिएगा। विचलन कोण, डेविएशन एंगल। देखिए एक समतल दर्पण बना लेते हैं, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अब क्या है कि यहां से एक आपतित किरण आती है, देखिए ये आपतित किरण है, और आपतित किरण आती है, उसके बाद क्या होता है, दर्पण से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, ये लौट गया। जब लौट गया, इसमें क्या करेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण को 2 भागों में बांटने वाले एक अभिलंब डालते हैं। देखिए यह अभिलंब है जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें क्या है कि देखिए ये आपतित किरण है, रियल में जो है ये किरण देखिए इस प्रकार से जाता है, लेकिन क्या हुआ, दर्पण के कारण क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। दर्पण के कारण क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और ये आपतित किरण के मौलिक पथ है, इसी रास्ता से जाना चाह रहा था, लेकिन क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, और ये आपतित किरण का मौलिक पथ हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये डेल्टा, इसी को बोलते हैं क्या, विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। और विचलन कोण को ही डेल्टा से सूचित करते हैं, विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपतित किरण है, ये एंगल आई हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो गया, एंगल आर हो गया। यदि हम यहाँ से कहे कि मान लिया जाए ए ओ बी एक रेखा है, और एक रेखा पर टोटल जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। टोटल जो है यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यहां से हम निकालेंगे क्या कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और पता होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण है और ये कोण है, दोनों आपस में इक्वल होता है, दोनों आपस में इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आई प्लस एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। अब यहां से क्या देखेंगे कि जहां आर है वहां पर क्या करेंगे, आई रख देंगे। तो आई प्लस
प्लस एंगल आई इधर डेल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब डेल्टा का जब वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 180 और आई प्लस आई 2i हो जाएगा। तो इधर जाके क्या होगा, जब साइड जब चेंज होता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो इधर प्लस है तो जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा -2i हो जाएगा, -2i हो जाएगा। ये विचलन कोण निकल गया, ये विचलन कोण निकल गया। अब यहां से क्या देखेंगे, यदि इसमें पूछा जाएगा कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, प्रश्न में एक और न्यूमेरिकल यहां देते हैं, आपतन कोण 30 डिग्री है तो इसका विचलन कोण का मान क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या होता है, अभी देखिए तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 और आई का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो यहां से क्या निकल जाएगा 180 माइनस 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 180 में जब 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यदि प्रश्न को एक इस तरह से और पूछा जाएगा कि यदि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण मान लिया जाए इसमें 45 डिग्री दे दिया है, अब कहा दिया क्या कि डेल्टा का वैल्यू निकालिए, डेल्टा का वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे इसमें कि डेल्टा बराबर, आप पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा कोण आई बराबर क्या दिया है 45 डिग्री, बात एक ही बराबर पड़ता है, कोण आर भी कर देते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 2i, और आई का वैल्यू कितना दिया है 45, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो गया 45। 180 माइनस 45 दूना कितना हो गया 90, 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। पैतालीस गुना कितना हो गया 90, और 180 में जब 90 घटा देंगे कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा। यही आंसर है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे देखिएगा, विचलन कोण में क्या बोलेंगे, इसका यदि डिफिनेशन पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे इसमें कि आपतित किरण के मौलिक पथ, आपतित किरण के मौलिक पथ और परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच बना कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण के मौलिक पथ और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को विचलन कोण कहते हैं। और ये जो एंगल बना है यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग डिफिनेशन बढ़िया से लिखिएगा, इसमें देखिए रो करके लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं शॉर्ट में, ये आपतित किरण के मौलिक पथ, आपतित किरण के मौलिक पथ और परावर्तित किरण के बीच बनता है। आपतित किरण के मौलिक पथ और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को क्या बोलेंगे विचलन कोण बोलेंगे। आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, समतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। समतल दर्पण का उपयोग में देखेंगे क्या, आप लोग इसका उपयोग भी किए होंगे समतल दर्पण के बारे में और जाने होंगे। देखिए समतल दर्पण के बारे में पहले तो हम ये भी कह सकते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, चेहरा देखने में यानी फेस को देखने में हम लोग करते हैं। और कहाँ हम लोग करते हैं, सजावट में करते हैं, घर के कहीं गेट वगैरह बनाते हैं जैसे पर्दा होता है
तो पर्दे में भी लगाते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं क्या ड्रेसिंग टेबल में भी कर सकते हैं, और कहाँ से कर सकते हैं हम लोग पेरिस्कोप में कर सकते हैं, और कहाँ से कर सकते हैं हम लोग सौर भट्टी में भी कर सकते हैं, जहां से खाना बनता है जिससे, उसमें भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है पहले कहाँ करेंगे, सौर भट्टी में। सौर भट्टी में हो गया। दूसरा सजावट सामग्री में कर सकते हैं, सजावट सामग्री में कर सकते हैं। तीसरा कहाँ कर सकते हैं हम लोग, तीसरा में देखिए ड्रेसिंग टेबल में। और चौथा में कहाँ देखेंगे, चौथा में पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में। और ड्रेसिंग टेबल के बारे में तो खैर आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे, जब शादी ब्याह होता है तो लड़की को दहेज में दिया जाता है, तो उसमें देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे हो तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा स्पेशल से, और वहां पर जाकर आप लोग बढ़िया से झाड़ उड़ लीजिएगा, माथा उठा थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ लीजिएगा। तो हम चार जगह देखे, हम पहले कहाँ देखे सौर भट्टी में, और कहाँ देखे सजावट सामग्री में, और कहाँ देखे ड्रेसिंग टेबल में, और कहाँ देखे पेरिस्कोप में देख लिए। आगे क्या देखेंगे, आगे समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण है क्या, बताए थे दर्पण तीन प्रकार के होता है, एक बताए समतल दर्पण, और एक बताए थे क्या गोलीय दर्पण, और एक क्या बताए थे परवलयिक दर्पण या परवलयाकार दर्पण के बारे में बताए थे। तो गोलीय दर्पण के बारे में पहले समझेंगे, गोलीय दर्पण है क्या। देखिए ये गोला है, और गोला हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको इधर से रंग देते हैं, इसको इधर से रंग देते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण में क्या देख रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण बना है ये कोई गोला होगा, कांच के खोखले गोला होगा, और उसी का एक भाग है, और उसी एक भाग को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण में वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले का एक भाग होता है, उस दर्पण को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में यहाँ पर हम क्या देखें, इसको बाहर से रंग दिया, इसको अंदर से जब रंग दिए, इसमें दो दर्पण और बन गया है। दो दर्पण देखिए, मान लीजिए गोला जो बना होगा इसका कोई सेंटर भी होगा, ये सेंटर मान लिए, और सेंटर में क्या है, इसी सेंटर को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। और जो दर्पण है इसका देख रहे हैं क्या, परावर्तक सतह इधर है, और क्या है जो कलर किया वो बाहर की ओर है, इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। और इसका क्या देख रहे हैं, परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। यदि परावर्तक सतह उठा हुआ है, और उठा से क्या बन गया उत्तल, अवतल मतलब धसा हुआ, धसा से क्या बन गया अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण का दो भाग है, एक हो गया क्या अवतल दर्पण, एक क्या हो गया अवतल दर्पण, दूसरा क्या हो गया उत्तल दर्पण, जिसको बोलेंगे क्या कन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो यहां से हम क्या देख लिए, गोलीय दर्पण का दो प्रकार हो गया, एक हो गया क्या उत्तल दर्पण, एक हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण के बारे में देखिएगा, आगे इसके बारे में समझिए। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर
कन्वेक्स मिरर, ये देखिए उत्तल दर्पण है। इसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह उठा हुआ था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? उत्तल दर्पण। आगे देखिए, अवतल दर्पण। इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या है देखिए, इसको बाहर से क्या करेंगे? रंग देंगे। इसमें क्या है देखिए, इसका जो परावर्तक सतह है, इसका जो परावर्तक सतह है क्या है? धसा हुआ है। परावर्तक सतह इसका क्या है? धसा हुआ है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? अवतल दर्पण बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह धसा है, धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका डिफिनेशन इसी प्रकार से लिख लीजिएगा अवतल दर्पण में कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसे देख लिए होंगे कि अवतल दर्पण किसे कहें। अभी क्या बताएं? दर्पण, गोलीय दर्पण बताए क्या? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है या किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल हो गया, एक अवतल हो गया और एक उत्तल हो गया। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसा होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उसे कौन दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। आगे देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इसमें बहुत से पद है जिसको समझना रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आप लोग बढ़िया समझिएगा, बहुत सारे बच्चे को इसी में दिक्कत होता है और आप लोग यदि बढ़िया से देखिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, यदि हम आशा करते हैं। देखिए, मान लिया जाए एक गोला बना लेते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण एक गोला का भाग है। और देखिए एक गोला बना लिया, गोला बना लिए। गोला का एक केंद्र होगा जिससे ये सर्किल खींचा गया होगा, क्योंकि केंद्र मानेंगे तब तो सर्किल बनेगा। तो क्या मान लिए? एक सेंटर मान लिए, क्या किए? एक गोला बना दिए। और गोला बनाने के कारण बना दिए तो क्या करेंगे? इसमें एक अंदर की ओर रंग देंगे और एक बाहर की ओर रंग देंगे। इसमें क्या करेंगे? अंदर की ओर रंगेंगे, एक बाहर की ओर रंग देंगे। देखिए, इसको हम क्या करेंगे? बाहर की ओर हम रंग दे रहे हैं इसका सतह, इसको हम अंदर की ओर से रंग दे रहे हैं।
रख दिए। इसमें एक लाइन बना देते हैं, व्यास, ये देखिए। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो दर्पण है, दर्पण मान लिया यहाँ पर कट कर दिए, यहाँ भी कट कर दिए। ये अभी दो दर्पण है, एक अवतल है, एक उत्तल दर्पण है। और इस दर्पण का जो मिड पॉइंट है, इस दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पोल कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के एक मिड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। हाँ समझिएगा, फोकस। यहां से यहां तक की जो दूरी होगा, फोकस, फोकस को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, और जो ध्रुव है इसको पी से सूचित करते हैं। जो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकल लेंथ भी बोलेंगे। तो बोलेंगे फोकल लेंथ बोलेंगे, तो फोकस बोलेंगे। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगा, या यहां से यहां तक की जो दूरी होगा, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। जैसे आप सर्किल पढ़ेंगे तो सर्किल में रेडियस होता है, तो रेडियस जो होता है सेंटर और परिधि के बीच होता है, सेंटर और परिधि के बीच होता है। और जो रेडियस है सभी जगह सेम रहता है, रेडियस कभी बढ़ता ना तो घटता है। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसमें क्या देखेंगे, और जो दर्पण है, दर्पण की परावर्तक सतह की जो चौड़ाई होगा, कितना चौड़ा है, इसको मेजर करेंगे। देखिए ये चौड़ाई होगा दर्पण की, दर्पण क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा। दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। तो अपीयर बोलेंगे। दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। ये इतना सारी जो पॉइंट बताए हैं, इसे वीवीआई पॉइंट है। इसमें एक और पॉइंट और छूट गया, इसमें उसको बता देना चाहते हैं। देखिए, ये जो लाइन जो खींचा गया है, ये जो लाइन खींचा गया है, इसे देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन खींचा गया, ये वाला जो लाइन जो ब्लू कलर का जो दिख रहा होगा, इस सेंटर और फोकस या और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा है। सेंटर और फोकस और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसको बोलेंगे क्या, प्रधान अक्ष बोलेंगे।
इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे प्रधान अक्ष को हम लोग कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक बोलेंगे। दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे द्वारक। तो मतलब इसका भी चौड़ाई है तो इसका मतलब ये भी चौड़ाई तो हो सकता है सर। हाँ जी सर, इसका भी चौड़ाई तो होगा। तो मतलब दर्पण की जितना चौड़ाई होगा या तो क्या सकते हैं क्या कि दर्पण की परावर्तक सतह की जो चौड़ाई है उसी चौड़ाई को क्या बोलेंगे दर्पण की द्वारक बोलेंगे। इतना सारी जो पॉइंट बताए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और इन सभी पॉइंट को क्या कीजिएगा बारी बारी से हेडिंग दे करके उसको क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। जैसे कि पहले फोकस है तो फोकस लिख करके हेडिंग देंगे और पहले फोकस लिख लेंगे। तो फोकस के बारे में क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहेंगे। फोकस और ध्रुव के फोकस दूरी अपनी हेडिंग देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। उसी प्रकार से अब क्या लिखेंगे वक्रता केंद्र लिखेंगे। तो दर्पण के गोलीय दर्पण के जो केंद्र है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस प्रकार से हेडिंग दीजिएगा उसको क्या कीजिएगा लिखिएगा। उसके बाद क्या है वक्रता त्रिज्या है इसको लिख दीजिएगा हेडिंग में। उसके बाद लिखिए क्या कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं जिसे एफ से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको पोल बोलेंगे। दर्पण की परावर्तक चौड़ाई को क्या बोलेंगे द्वारक बोलेंगे। इसी प्रकार से क्या कीजिएगा इसको हेडिंग दे दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। जब याद कीजिएगा तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और फिर आगे क्या है अगला जो पॉइंट है आगे कल से बताएंगे। इसमें देख लेते हैं कुछ और है। अब तो नहीं है जितना बताए हैं द सफिशिएंट है। आप लोग इसको मेहनत करके लिखिएगा। जितना बढ़िया से लिखिएगा उतना बेहतर समझ में आएगा है ना। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।